सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 121 श्री आबिर रंजन विश्वास। सर क्वेश्चन नंबर 121 ऑनरेबल मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 121 ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir, statement is laid on the table of the House, sir. Supplementary one. Sir, I have two important supplementary questions, sir. But I feel much more important is Manipur to be discussed under 267. Please oblige. Question number 122, Dr. Kanimoji NVN Somu. Honorable Minister. Honorable Minister 122. Shri Naresh Bansal, supplementary. Shri Naresh Bansal, supplementary. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि कुछ सरकारें आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर को इम्प्लीमेंट ना करके मोहल्ला क्लिनिक्स में उन्होंने कन्वर्ट किया है। तो जो केंद्र सरकार के साथ MOU उनका हुआ है, ये उसका वायलेशन है। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, क्या इसको सही करने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है? माननीय सांसद जी ने सवाल रखा है। उन्होंने कहा है कि जो PPP मोड पे चलाए जाते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज, सर उसके लिए आदरणीय चेयरमैन सर, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट वो उनके सुपरविजन भी करता है और उनका मॉनिटरिंग भी करता है। और ये जो PPP मोड पे जो अरेंजमेंट रहती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विसेज हो या प्राइवेट पार्टनर्स हो या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट या पेमेंट, ये सभी सर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उनके अंडर आता है। और वो सभी हेल्थ केयर सिस्टम को हम स्ट्रेंथन करने के लिए चलाते हैं। उसमें नॉट फॉर प्रॉफिट के माध्यम से ये चलाते हैं, कुछ NGO भी चलाते हैं, कुछ CSR एक्टिविटीज से भी चलाते हैं। तो आदरणीय सांसद महोदय को मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसके साथ हमारे एडिशनल रिसोर्सेज जैसे पंचायत राज का भी इंस्टीट्यूशन मदद कर सकता है, अर्बन लोकल बॉडीज भी मदद कर सकती है, NGO के साथ साथ कॉर्पोरेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमारे जो सांसद महोदय उनके MP लैड के माध्यम से भी ये हम PPP मोड पे आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को मदद कर सकते हैं। धन्यवाद सर। डॉक्टर अमर पटनायक। Number 122, sir. So my supplementary is, has the Ministry of Power received a proposal from Odisha government to amend its order dated 22nd July 2022 by a circular number to treat all renewable energy under one basket and specify only total RPO, not technology-wise RPO, because due to separate targets being stipulated for wind and hydro, which cannot be offset from other RPO procurement, the state of Odisha is forced to procure additional renewable capacity under these categories only to meet the individual wind and hydro purchase obligations. Honorable Minister. Honorable Chairperson, sir, we have actually made 85% of the obligation fungible. That means 85% of the obligation can be met from any renewable. It's only 15% which has been reserved for hydro and wind, because these are two technologies which are necessary for balancing and which are slightly more expensive than solar. So if we don't keep a specific mandate for wind and hydro, then that wind and hydro will not come at all. We'll only have solar. So during midday we'll have so much of solar that we'll have to give energy free
and during the evening hours when wind is, when wind is prevalent, we will not have any wind energy. So that's why we have kept only 15% mandate, 85% is fungible. Question number 123, Shri Akhilesh Prasad Singh. Honorable Minister. Question 123, Honorable Minister. सदन के पटल पर रख दिया। Shri Vijay Sai Reddy, supplementary question 123. In 2014, 2017 and 2022, thus leading to shortage of drugs. So, what checks and mechanisms will the ministry implement to ensure that this does not happen in future? से स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में भारत में नेशनल एड्स और एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रिवेंशन, डिटेक्शन और ट्रीटमेंट है। इसके व्यापक पैकेज के माध्यम से राष्ट्रीय एचवी एड्स एंड एसटीडी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। वर्तमान में एनएसीपी 2021 से 2026 का फेज 5वां माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है। इंडिया एग्जामिनेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में लगभग 24.67 लाख HIV एड्स पीड़ित हैं। पीपल लिविंग विथ HIV जो मैं बता दूंगा, राज्यवार हमने आपको दी है। HIV का कोई इलाज नहीं है। PL-HIV के लिए जीवन भर एंटी रेट्रोवियल ART की आवश्यकता होती है, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है। ये 2004 से NACP के तहत शुरू की गई है और कार्यक्रम के तहत उपचार देखभाल का लाभ उठाने वाले सभी पीपल लिविंग विद HIV के लिए जीवन भर मुफ्त गुणवत्ता वाली दवाओं के निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। चेयरमैन सर, देश भर में 725 ART केंद्रों और 1261 लिंक ART केंद्रों के माध्यम से HIV से पीड़ित लगभग 16 लाख लोगों को ARV दवाई प्रदान की जा रही है। उपचार के प्रभाव को निगरानी रखने के लिए पीपल लिविंग विद HIV पर फ्री वायरल लोड टेस्टिंग की भी पेशकश की जा रही है। जहां तक नाको है, नेशनल एड कंट्रोल सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी के माध्यम से PL-HIV के लिए 13 विभिन्न प्रकार की ARV दवाएं हम लोग खरीदते हैं। ARV दवाओं को ART केंद्रों के आगे वितरण के लिए 26 स्टेट्स में जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी हैं, स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, उनको हम लोग आपूर्ति की जाती है। जहां तक पीपल लिविंग विद HIV को इन दवाओं का नुस्खा और वितरण भी किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन टीम द्वारा नियमित आधार पर ARV दवा के स्टॉक की सावधानी पूर्वक निगरानी भी हम लोग करते हैं। किसी प्रकार की कमी ना रह पाए, इसके लिए जब भी आवश्यकता होती है ART केंद्रों की रिलोकेशन कर दी जाते हैं। स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी को आवश्यकता अनुसार आपातकाल में ABV का लोकल प्रोक्योरमेंट करने का भी अधिकार दिया गया है। इसके लिए ARV ड्रग्स फॉर एक्सेप्शनल केसेस नामक हेड के अधीन हम लोग स्टेट को धन भी आवंटित करते हैं। जहां तक कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन रहा था, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने अपने प्रयासों से और संवेदनशीलता का परिचय एड्स पेशेंट के प्रति दिखाते हुए वो भी दवाई एक भी दिन के लिए बाधित नहीं हुई थी। ये सुनिश्चित किया था कि किसी समय स्थानीय स्तर पर भी इसकी अनुपलब्धता ना हो। मैं महोदय, जो पीपल लिविंग विद HIV की देखभाल उपचार के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार पीपल लिविंग विद HIV के लिए ARV दवाएं विभिन्न संयोजनों में निर्धारित की जाती है। जहाँ तक गलुटिग्रेवियर एक एंटीवायरल दवा है, जिसे 2020 में
नेशनल प्रोग्राम आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में इंट्रोड्यूस किया गया है। इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ टाइप ऑफ HIV 1 और HIV 2। ये न्यूनतम साइड इफेक्ट वाली दवा है और एक शक्तिशाली दवा है और रोगियों को ओरल रूप से दी जाती है। कार्यक्रम के तहत HIV पॉजिटिव एडल्ट, किशोरों और बच्चों के इलाज के लिए डोलोटेग्रेवियर सबसे पसंदीदा एंटी रेट्रोवायरल दवा है। आपका बहुत सारा एंटी रेट्रोवायरल के ऊपर सवाल था। लगभग 95% मरीज डोलोटेग्रेवियर बेस्ड दवाओं पर हैं। मैं महोदय ये भी कहना चाहूँगा कि डोलोटेग्रेवियर की राष्ट्रव्यापी कमी की कोई सूचना नहीं है। करंट स्टेटस ऑफ ART मेडिसिन कॉम्बिनेशन ऑफ TLD, ये बहुत प्रसिद्ध है। ये 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है जिसमें सिंगल टैबलेट डॉल्टियर एच ओनली 2023 इंक्लूड नेक्स्ट 2 में नेशनल वाइड करंट स्टॉक स्टेटस ARY का मेडिसिन। आप चाहें तो मैं आपके राज्य का भी बता सकता हूं कि वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा, मैं राज्यवार भी बता सकता हूँ महोदय। 28 अप्रैल 2023 को रखे गए इंडेंट के लिए खरीद प्रक्रिया जारी है और आपूर्ति दिसंबर 2023 से शुरू होने की उम्मीद है। द इंडेंट डोलोटेग्रेवियर LTD डिसाइड 11 अदर ARV मेडिसिन और यह मात्रा 2 वर्षों की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त है। इसलिए किसी भी केंद्र पर कभी भी दवा उपलब्ध नहीं है, उसकी दुगनी मात्रा में वहाँ पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और इसमें भाजपा शासित राज्य या गैर भाजपा शासित राज्य के नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और 2030 तक कोशिश करेंगे कि एड्स में 80% उनके मरीजों में कमी आए। थैंक यू मिस्टर मिनिस्टर। कार्यक्रम के तहत TLD की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 21 सितंबर 2022 से 50% अतिरिक्त खरीद का भी प्रस्ताव है। अगर आप अपने राज्य के बारे में अगर जानना चाहेंगे महोदय, तो मैं तेलंगाना के बारे में बता दूं कि 1,58,974 हम लोग आकलित कर रहे हैं कितने मरीज हैं, लेकिन जो है 97,169 मरीज जो हो चुके हैं और चिन्हित दवा हम लोग उनको दे रहे हैं। और जहाँ तक तेलंगाना के बारे में दवाई का मामला है तो लगभग 33,94,525 वहाँ पर दवाइयाँ रिक्वायरमेंट है और हम लोग वहाँ 39,082 दवाइयाँ तेलंगाना को उपलब्ध करा चुके हैं। अब मैं कहना चाहूँगा कि जो देख रहा हूँ डॉक्टर अनिल जैन, जो आंकड़े देख रहा हूँ उसमें में दक्षिण भारत के 5 राज्य हैं। तो मैं दक्षिण भारत के राज्यों की राज्य सरकारों से भी कहना चाहूँगा कि महोदय थोड़ा इसके बारे में भारत सरकार पूरी तरह से दवाइयाँ दे रही है। हम जो ART सेंटर है और दवाइयाँ भी अवेयरनेस के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन टॉप 5 राज्य हैं, इसलिए वहाँ पर थोड़ा प्रचार प्रसार की पॉलिसी राज्य सरकार जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, तेलंगाना है और आंध्रा है, ये टॉप 10 में है। जबकि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आबादी में है, 24 करोड़ में है, लेकिन हम लोग बहुत पीछे हैं एड्स के मामले में। लेकिन जो तेलंगाना की सरकार है, आंध्रा की सरकार है, तमिलनाडु कर्नाटक में जाता है। डॉक्टर अनिल जैन, भारत के विस्तार से जवाब दिया है, अभी सदन चाहता है तो और विस्तार से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। डॉक्टर अनिल जैन, भारत में HIV संक्रमण से वैश्विक औसत में 31% की गिरावट हुई है, लेकिन भारत में HIV की गिरावट 42% हुई है। हमारा मंत्रालय ठीक काम कर रहा है और HIV से होने वाली मौतें दुनिया में 42% कम हुई है, तो भारत में 82% कम हुई है। तो ये भारत, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर कंट्रोल के लिए काम कर रहा है। मेरा प्रश्न है कि जो राष्ट्रीय एड्स और STD कंट्रोल प्रोग्राम है, इसको भारत सरकार आगे चलाना चाहती है क्या, और चलाना है तो इस पर कितना खर्च करना है, ये मेरा माननीय ऑनरेबल मिनिस्टर,
चेयरमैन सर, 90% तो मुझे सवाल सुनाई नहीं पड़ा इन लोगों की वजह से। जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो एड्स से पीड़ित है, जिसकी समाज में भी जो है उसके साथ दोहरा मापदंड रखा जाता है, हमारे विपक्ष के साथी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा का परिचय दे रहे हैं। जो HIV पॉजिटिव लोगों के बारे में हम दवा के बारे में बता रहे हैं, उनके इलाज के केंद्रों के बारे में बता रहे हैं, उनके अवेयरनेस के बारे में बता रहे हैं, उनको संजीवनी योजना के तहत हम लोग वर्चुअल के द्वारा भी इलाज कर सकते हैं। अगर HIV पॉजिटिव को अस्पताल में आने में दिक्कत है तो संजीवनी के माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन इस विषय पर आपका शोर करना आपकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा का परिचय दे रहा है। और ये मोदी सरकार की आप ये देख लीजिएगा कि ये स्वास्थ्यिक अंत्योदय है, ये हेल्थ का अंत्योदय है कि अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए HIV पॉजिटिव के बारे में हम बहुत कर रहे हैं, इसलिए मदद कर रहे हैं। NHM के द्वारा ये योजना चल रही है और जब 2030 का माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के लिए ये कहा है, जैसे टीबी मुक्त भारत 2024 में करेंगे, सीकल सेल उन्मूलन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुडौल किया है, तो एड्स में कमी के लिए 2030 को टारगेट रखा है। इसलिए अगर आपने ये पूछा है कि क्या इस योजना को जारी रखेंगे, NHM अभी 2025-26 तक है, लेकिन जब तक अंतिम व्यक्ति का इलाज नहीं कर देंगे और संक्रमण को रोक नहीं देंगे, ये सरकार अपने इस कार्यक्रम को जारी रखेगी। क्वेश्चन नंबर 124 श्री आर गिरिराजन, मिनिस्टर लग दिया गया है सर। Tamil Nadu. I want to raise regarding the Neyveli thermal power plant issue. There is lot of agitation going on in Tamil Nadu. The farmers are affected because of the Neyveli project. Whether the central government come forward to solve that farmers want not to acquire that more land to expand that project. Yes, I want to know from the Honorable Minister whether assure the farmers agitation to solve that Neyveli project, not to acquire more land from there. That is the one I want to know. Honorable Chairperson, sir, the Neyveli power plant actually is being constructed by the Neyveli Lignite Corporation, which comes under another ministry. But I'll convey the sentiment of the honorable member to the concerned ministry. श्री राकेश सिन्हा। सभापति महोदय, मैं पहले भारत सरकार को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि पावर के क्षेत्र में इतनी क्रांतिकारी काम हुआ है। जो लोग लालटेन युग में रहते हैं उन्हें हम बिजली के युग में ले आए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ है, जिसका उत्पादन क्षमता भी बढ़ी है और जिसके कारण वहाँ के स्थानीय और पूरे देश को लाभ मिला है, वहाँ के मजदूरों के साथ एक समझौता हुआ था और मंत्री जी ने उस मजदूरों के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, लेकिन उस समझौते को लागू नहीं किया जा रहा है स्थानीय स्तर पर। इसके लिए मंत्री जी क्या प्रयास करेंगे? Honorable Chairperson, sir, that issue was not a part of this question, but nonetheless I have taken note of what our honorable member has said, and I'll have a look at it and I'll get back to it. Dr. Sashmit Patra. Sir, Surplus power. Should I come this way? Question is to the Honorable Minister, since this question is regarding renewable energy and surplus power, whether there have been any steps taken by the ministry to engage with states like Odisha, which are producing surplus power, and to try and incentivize states like Odisha to produce more. And sir, I'll just take a very small detour to that, because we have more thermal capacity, we have more hydro capacity, and these capacities can be better utilized of trying to improve
more surplus power through states like Odisha? Have there been such discussions with the state governments in doing it? Thank you, Minister. Honorable Chairperson, sir, we have built in a system for incentivizing those states which install surplus renewable energy capacity, which means renewable energy capacity beyond their mandate under the renewable purchase obligation. So any distribution company which is, or any state which establishes renewable energy capacity beyond their mandate, number one, can sell their surplus energy to the states which are having a shortfall against their RPO, and number two, against that they also get renewable energy certificates which has per unit which has a value in the exchange today of 1 rupee per unit. So that's the built-in incentive we have put into the system. Regarding the solar and wind energy for storage, are you planning any pump storages projects all over the India? That is the model now it is coming up. Tell us about something about storage projects. Pump storage. Chairperson, sir, we already have about 4,000 megawatts of pump storage, and I have proposals for approval of 30,000 megawatts more, of much of which we have approved. So by 2030, I think we'll have at least 30 or 40,000 megawatts of pumped storage. Question number 125, Shri Johar Sarkar. Honorable Minister. Supplementary one. Sir, I would like to place before the chair a statement which would like to be endorsed by the finance minister, because the reply that has been... Ask your supplementary. Sir, this is the supplementary. I am putting it in writing. And the other issue is that today Manipur is more important. Number 126, Shrimati Kanta Kardam. मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार वर्तमान स्थिति मैडम 126 ओके अभी नहीं जी सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार वर्तमान स्थिति उपलब्ध क्या है? चेयरमैन सर, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, यह एक ऐसा मिशन है कि जब हमने कोविड की स्थिति के बाद भविष्य में ऐसा कोई डिजास्टर पैंडेमिक आता है तो उसको निपटने के लिए सरकार की तैयारियां होना चाहिए, जैसे कि गांव-गांव तक सुविधा रहे, हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा लोगों को मिले। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी मिशन मोड में ये योजना आई, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। सर, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और कुछ सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट भी इसमें जोड़े गए हैं। सर, इसका बजट है 64,180 करोड़। इतना बड़ा बजट आज तक हेल्थ सुविधाओं में पहले कभी नहीं दिया गया था। ये एडिशनल बजट है, NHM के अलावा यह अलग बजट है। 15 फाइनेंस के साथ साथ ये बजट हमारी हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए किया गया है, जिसमें हमारे सब सेंटर्स, हमारे PHC, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जिसको स्ट्रेंथन किए जाएंगे। आदरणीय सांसद महोदय को मैं ये बताना चाहती हूँ कि 5 वर्ष की ये योजना है। 5 वर्ष में हम प्राइमरी लेवल पे फोकस कर रहे हैं, सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए फोकस कर रहे हैं, जैसा कि करंट और फ्यूचर पैंडेमिक के साथ साथ हम डिजास्टर को मैनेज कर पाए। इसमें सुविधा के साथ साथ, डायग्नोस्टिक के साथ साथ, ट्रीटमेंट के साथ साथ नए हमारे सर्विलेंस सेक्टर को भी जोड़ा गया है, हेल्थ रिसर्च को भी जोड़ा गया है। इसके जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन में
हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं 17,788 रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारे रूरल में बनने जा रहे हैं। और दूसरा, जबकि हम अर्बन की बात करते हैं तो अर्बन में भी सपोर्ट दिया गया है 11,000 करोड़ का, जिसमें हम अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने वाले हैं। इसके अलावा आदरणीय सांसद महोदय ने कहा है कि हमारी उत्तर प्रदेश के लिए क्या प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कुछ सुविधा है, तो जरूर है। उत्तर प्रदेश के साथ सभी राज्यों को यह बजट दिया गया है। हमारे स्कीम के माध्यम से उत्तर प्रदेश को जो प्रोविजन किया है वो है 5,000 से भी ज्यादा करोड़ की राशि, और उसमें हमारे 1,670 रूरल बिल्डिंग लेस हमारे सब सेंटर बनेंगे। उसके बाद हमारे अर्बन सेंटर जो है वो बनेंगे 674, हमारे BPHU बनेंगे जो कि ब्लॉक लेवल पे पब्लिक हेल्थ यूनिट बनेंगे, वो है 515। हमारी हर एक लैब को स्ट्रेंथन किया जाएगा, क्योंकि लैब की आवश्यकता हमने देखी कि कोरोना काल में किस तरीके के हमें जूझना पड़ा लैब के लिए। तो ये हर एक जिले में लैब बनेगी, IPHL इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब जो उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है 75, और उसके साथ ही क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स जो कि उत्तर प्रदेश में बनेंगे 62। ये 100 बेड पे भी है और 50 बेड के भी है। 100 बेड के राशि आवंटित की गई है 44 करोड़ और 50 बेड के लिए की गई है 23 करोड़। इसके अलावा आपके माध्यम से माननीय चेयरमैन सर, इसको चलाने के लिए मैन पावर के लिए भी एक्स्ट्रा बजट दिया गया है, जो 7 करोड़ 100 बेड के लिए होगा, 4 करोड़ 50 बेड के लिए होगा। ये एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनको भी हम स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। मुझे लगता है ये स्कीम से गांव-गांव तक बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी, और इसके साथ ही हम टेली कंसल्टेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि टेली कंसल्टेशन की संख्या बढ़कर आज भी सेकंड सप्लीमेंट्री। जी धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि कितने HWC बनाए गए हैं अर्बन और रूरल में। ऑनरेबल मिनिस्टर सर, आदरणीय सांसद महोदय ने जैसा पूछा था, मैंने पहले भी बोला है उसमें कि रूरल हेल्थ वेलनेस सेंटर बने हैं 17,788, और जो हमारे अर्बन है वो बने हैं लगभग 11,000 करोड़ से ज़्यादा। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जिसके माध्यम से हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने जा रहे हैं, जो एक गांव-गांव की लेवल तक स्ट्रेंथन करेंगे। One unique scheme which is appreciated all over globally. Sir, the question is of implementation of PM Abhim, under which wellness centers, multi-speciality hospitals and medical colleges in every district is being built. My question to the Honorable Minister will be that whether those district hospitals will be upgraded to multi-speciality hospital along with nursing college and medical college. And the second part of my supplementary is that whether these wellness centers which is being built in every state, whether the government proposed to increase the number of wellness centers, and whether CSR fund will be used in these wellness centers. Thank you. Honorable Minister. So many questions. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा क्वेश्चंस राइज किया है। मोदी गवर्नमेंट कभी टोकन में नहीं सोचती है, हमेशा मोदी जी ने टोटल में सोचा है, और सभी घटना से सीखते हुए क्या आगे करने की आवश्यकता है उसके ऊपर भार दिया है। हमने कोविड क्राइसिस के दरमियान देखा कि देश में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत आवश्यक है, तो उसको 64,000 करोड़ का एक विशेष पैकेज के रूप में 5 साल में 64,000 करोड़ रुपीस लाने की एक डिस्ट्रिक्ट में एवरेज 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, और 100 करोड़ रुपया खर्च करके ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक ऐसा क्रिटिकल केयर यूनिट बनाया जाएगा जहाँ 100 बेड के अस्पताल हो, वहाँ ऑक्सीजन की फैसिलिटी हो, यही क्रिटिकल केयर यूनिट में वेंटिलेटर की फैसिलिटी हो,
और एक क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक के साथ जोड़े, उसके लिए ब्लॉक में भी यूनिट हो और ब्लॉक में सर्वेलेंस और डायग्नोस्टिक सिस्टम भी हो, ताकि देश के कोई भी पार्ट में किस टाइप का डिसीज चल रहा है उसका पता सर्वेलेंस के माध्यम से स्टेट लेवल पर हो, रीजनल लेवल पर हो, सेंट्रल लेवल पर भी आ सके। एक सारी व्यवस्था को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इंटीग्रेटेड करने की कोशिश आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं भी गुजरात में विधायक था, गुजरात सरकार में रहा, उस वक्त ऐसी स्थिति थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम कहते थे कि हमें राज्य सरकार को इतना खर्च के लिए पैसा दो, हमें ये करना चाहते, हमें वो करना चाहते, सेंट्रल के पास पैसा नहीं होता था या तो हेल्थ उपेक्षित रहता था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट में स्थिति बदली है। अब भी मैं प्रति 3 महीने में राज्य सरकार के साथ मीटिंग करके कहता हूँ कि बजट हमारे पास एक्सेस है, आप बजट का उपयोग करो, आप खर्च बढ़ाओ। खर्च करने के लिए राज्य सरकार को हमें कहना पड़ रहा है इतना खर्च नॉट ओनली फॉर हेल्थ सेक्टर बट ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर में भी हो रहा है। इस दृष्टि से आने वाले दिनों में देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, देश में हेल्थ में सर्वेलेंस सिस्टम मजबूत हो और हेल्थ मैन पावर के लिए भी माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चलता है, वहाँ मैन पावर की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी हम आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए हम आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, उसको इक्विपमेंट खरीदना है, भारत सरकार आर्थिक सहयोग कर रही है ताकि स्टेट को कोई कमी ना रहे और देश के लास्ट व्यक्ति तक हेल्थ एक्सेस हो और हेल्थ एफोर्डेबल हो, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। श्री जी.के. वासन। Happy to say that the health ministry in our country stands one of the topmost in the world, sir. We have proved it at the time of COVID-19, catering the needs for crores and crores of people. A country with 140 crore people, sir, the government of India has given confidence to the people and we have saved lakhs and lakhs of people from the deathbed, sir. My pointed question to the Honorable Minister is, sir, PHC, primary health centers, are very important in this particular infrastructure mission under the Prime Minister's name to cater the needs of lakhs and lakhs of poor people. I would like to kindly ask the Minister, this particular mission should reach the last hamlet of village in our country, in which the least poor people should be helped, which is the need today and which is the wish of our Prime Minister. What is our health ministry system in this to reach the poor people in the village? Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है बहुत महत्वपूर्ण है कि हेल्थ एक्सेसिबल होनी चाहिए। लास्ट पैदाने पर खड़े हुए व्यक्ति और परिवार के यहाँ हेल्थ फैसिलिटी कैसे पहुँचे, उसके लिए हमने बहुत रोबस्ट व्यवस्था की है। आज देश में 1,57,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, एक बीएससी नर्स कक्षा की हमारी जो कम्युनिटी ऑफिसर्स है उसको ट्रेनिंग दी गई है ताकि वहां आने वाले सभी लोगों को हेल्थ ट्रीटमेंट मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को बताना चाहता हूं कि हमने 1,57,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ जोड़ दिया और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आज हब बन चुकी है और हमारे 1,57,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज स्पोक बन चुके हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हब ऑफ स्पोक के माध्यम से टेली कंसल्टेशन के द्वारा हमारे गरीब मरीजों को सुविधाएं पहुंचा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं एक बार हमारे कैंसर के इंस्टीट्यूट बनी है झज्जर में, वहाँ जा रहा था और हरियाणा में से पास हो रहा था। रास्ता में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लिखा हुआ बोर्ड देखा, मैंने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के मैं वहाँ चला गया। उसको पता नहीं था कि मंत्री जी यहाँ आए हैं, मैंने कोई कार्यक्रम भी नहीं दिया था। मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में गया, मुझे खुशी हुई, वहाँ एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उसके बगल में गांव का गरीब पेशेंट बैठा था और गांव के गरीब पेशेंट और टेली कंसल्टेशन के माध्यम से पीजीआई चंडीगढ़ के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ जुड़ गए थे और उसको पता नहीं था, मैं पीछे खड़ा था। वो पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से दोनों डॉक्टर बात कर रहे थे, उसके बाद सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लगा कि मुझे पेशेंट से भी बात करनी है, तो उन्होंने कहा कि पेशेंट की ओर आप मुड़ो, तो उन्होंने कंप्यूटर को थोड़ा साइड किया और पेशेंट भी जुड़ गया।
सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीजीआई चंडीगढ़ के गांव के गरीब पेशेंट को पूछ रहा था आपको कब पेन हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद अंत में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने कहा कि उसको इस टाइप की मेडिसिन लिख दो, 1 सप्ताह के बाद फिर जुड़ जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितना बड़ा परिवर्तन है। डेली 3 लाख से अधिक ऐसे टेली कंसल्टेशन हो रहा है, 900 रुपीज प्रति व्यक्ति बचत हो रही है। आज तक 14 करोड़ टेली कंसल्टेशन हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री जी की है। केवल भाषण से और नारा दे के यहाँ से वॉकआउट कर जाने से देश का भला नहीं होगा। गरीब व्यक्ति का तब भला होता है, उसके लिए प्रतिबद्धता से काम किया जाता है, जो प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं। गरीब लोग, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई गरीब व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना होता है गांव से, उसके जेब में पैसा नहीं होता है, वो मजदूरी करते होते हैं। मजदूरी करने वाले व्यक्ति को एक दिन की कमाई भी जाती है, अस्पताल जाना है तो उसके जेब में पैसा नहीं होता है, तो कोई किसी के घर पे जाके पैसा लेना पड़ता है, फिर अस्पताल जाते हैं। जब पेशेंट जाते हैं तो उसके साथ और एक व्यक्ति को भी जाना पड़ता है, और दूसरी व्यक्ति उसकी परिवार की जाती है तो उसकी भी कमाई उस दिन की जाती है। ये संवेदना को मोदी जी ने समझा है, और उसको देखते हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की परियोजना चल रही है। Honorable members, I have received number of supplementaries that indicates our great involvement with health. Pehla Sukh Nirogi Kaya. I am personally aware that Honorable Minister has been to prestigious institutions incognito. I am happy to note he went to Wellness Center also in that style. Earlier also, be it power sector or otherwise, there has been comprehensive response to the questions. Very, very effective and forward-looking. I will not be able to accommodate most of the members on account of the procedural limitation we have. But the interest generated is a great tribute to public interest and the man in the last row, Shri Sujit Kumar, supplementary. सर, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है। सर, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, इसमें क्या क्या स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक्स टेस्ट उपलब्ध हैं, और अभी तक देश भर में कितने स्क्रीनिंग हो चुके हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 12 टाइप की स्क्रीनिंग आज उपलब्ध है। कोई गरीब परिवार के मेंबर वहाँ गया तो उसको कैंसर का स्क्रीनिंग भी, ब्रेस्ट कैंसर हो, ओरल कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, उसका स्क्रीनिंग उसको वहाँ ही हो जाता है। उसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर प्राइमरी ऑल टेस्ट होते हैं, और वहाँ योगा का भी सेशन लगता है। हर महीने में हम रेगुलर एक कैंप भी लगाते हैं। कैंप के द्वारा कोई टीबी के मरीज आए, कोई अदर डिसीज़ के मरीज आए, उसका भी वहाँ स्क्रीनिंग किया जाता है, ताकि प्राइमरी 4, 5, 6 हज़ार पॉपुलेशन पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। यानी कि 2-3 गांव, छोटे छोटे कस्बे होते हैं, तो उसके नज़दीक 2-3 किलोमीटर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के द्वारा उसको चिकित्सा ट्रीटमेंट उपलब्ध हो जाती है। कई अवेयरनेस के कार्यक्रम भी हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के द्वारा चला रहे हैं, ताकि लोगों को हेल्थ और एक्सेसिबल हो और सभी मरीज को ट्रीटमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले। क्वेश्चन नंबर 127, श्री धीरज प्रसाद साहू। Not present. Honorable Minister. The reply is laid on the table of the House. GVL Narasimha Rao, supplementary. Sir, first of all, I'd like to compliment the Honorable Prime Minister and the Minister for reforms in the power sector and for a big boost to the renewable sector. So my question pertains to more than 6,000 crores of dues in principle to be paid by the government of Telangana to the state of Andhra Pradesh. This matter had been brought to the Honorable Minister's notice. You had written to the government of Telangana also, but Telangana government, to the best of my knowledge, has not paid up even the principal dues. This transfer of power happened through PPAs between the states, but I would like to know whether there is a national level mechanism
to intervene in such matters, because if state governments do not pay up other state governments, this would lead to a loss of confidence and a crisis in the sector. Is there currently a mechanism like this, or do such problems have to be resolved only through the courts, as the government of Andhra Pradesh has done so far? And if such a mechanism doesn't exist, is the government willing to consider such a mechanism? Thank you, sir. Honorable Minister. Honorable Chairperson, sir. When the reorganization of states took place and Andhra Pradesh and Telangana were bifurcated, at that point of time, Telangana was sort of electricity, because much of the generation capacity went to Andhra Pradesh. Now, the Reorganization Act had provisions that when such a situation arises, the central government can give directions to one state to supply electricity to the other state, which was formerly a part of the joint state. So we gave a direction that electricity may be supplied from Andhra Pradesh to Telangana, and accordingly electricity was supplied by Andhra Pradesh to Telangana. Now, for some period, that payment was made, their payment for the electricity supplied was made, thereafter the payments for electricity supplied stopped. Now, the state government of Andhra Pradesh brought this to our notice. Now, the Act also has provisions for taking corrective action in case the payment is not made, or whatever corrective action is necessary. The Act has provisions for that. So the Ministry of Power gave direction to the government of Telangana that you must pay. The government of Telangana went to the court. The court gave a stay. Thereafter, that stay expired. So thereafter, again, we said the Telangana government must pay, but the Telangana government has not paid. Thereafter, we consulted the Ministry of Law. There is a provision under the Act that the central government can enforce its directions. So we have been in consultation with the Ministry of Law, and now we are consulting with the Ministry of Finance for giving a direction to the RBI, so that the accounts of government of Telangana can be deducted by that amount, which is to be paid to government of Andhra Pradesh. The government is well seized of the matter, and as is the responsibility of the central government will resolve this matter. Shri V. Vijay Sai Reddy. Sir, Chairman, sir, it is not only 6,000 crores, sir. The amount is due for quite number of years, sir. It has this power has been supplied when the bifurcation of the state has happened, and since then the amount is due. And as Minister has rightly pointed out, that the amount is due, and several discussions have taken, negotiations have taken place, but there is absolutely no response from the government of Telangana. In fact, I would like to know from the Honorable Minister concerned, and also the Honorable Finance Minister, whether the amount due from Telangana government can be adjusted from the central share of state taxes, pool of state taxes, and if so, when is it going to happen? Honorable Minister. Honorable Chairperson, sir, as I said, the total amount due has been adjudicated. The Ministry of Power, at the level of the Secretary Power, heard the officers, representatives of both the states, and then came to a finding about the quantum of money to be paid by the government of Telangana, state government of Telangana, to the state government of Andhra Pradesh for the power supplied by the state of Andhra Pradesh to the state of Telangana on the directions of the central government. So that amount has been adjudicated, it's clear. That includes late payments such as also. So it's not exactly 6,000 crores, it's 6,000 some odd crores, I don't remember the figure. It is not a part of the question in any case. It's not related to the question, but nonetheless, since I know, I am answering. So that amount has been determined. As to the methodology for implementing the central government orders as prescribed under the law, we are in consultation with the Ministry of Law and the Ministry of Finance, and we'll take a decision accordingly. Question number 128, Shri Raghav Chadha, absent. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, answer is laid on the table of those. Question number 129, Shri Shakti Singh Gohil. 2, Shri Brajlal. सर 32 क्वेश्चन 132 सर मुझे
Sir, say 132. हाँ Honorable Minister. 132 सर। सभापति जी जवाब सभा पटल पर रखा गया। कुछ Supplementary one. सर मुझे क्वेश्चन मालूम नहीं था आज, मैं उसको पढ़कर नहीं आया, इसलिए मैं अगर बता दिया जाए तो मैं क्वेश्चन पूछ। Sir, all your life in police. नहीं सर। You devoted to vigilance all around. सर। नया तरीका चेंज। Shri Mithilesh Kumar supplementary. Shri Mithilesh Kumar. सभापति महोदय जी। Pointed question. हाँ सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जनपद शाहजहांपुर में एक रौजा थर्मल पावर स्थापित है, उसके द्वारा लगातार क्षेत्र में प्रदूषण फैलाया गया है। क्या उस प्रदूषण रोकने का कोई काम करेंगे? और वहाँ पर एक योजना है भारत सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलती है कि जहाँ पर थर्मल पावर लगा है वहाँ पर 5 किलोमीटर के दायरे में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। जबकि अब शाहजहांपुर नगर पालिका से नगर निगम बन गया है तो वहाँ पर तमाम उद्योग लग रहे हैं, नए नए बाहर के लोग आ रहे हैं, बिजली की ज़रूरत होती है, रात दिन बिजली की कटौती होती है। क्या रौजा थर्मल पावर को निर्देश देंगे कि इस योजना के तहत शाहजहांपुर को 5 घंटे की 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर लाके 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे? Honorable Minister. Honorable Chairperson, sir, the question is regarding renewable energy, and the supplementary is regarding the Ministry of Power. It doesn't matter. The point is that any thermal power plant or any plant for that matter can only function if it clears the environmental standards. So there is no thermal power plant functioning which does not meet the environmental standards. So the power plant at Mauda also meets the environmental standards. In addition to that, we have decided in consultation with the Ministry of Environment and Forests to fit extra equipment to further reduce the flue gases. So that's called an FGD. So we are implementing that FGD program, under which we are installing equipment to further reduce the whatever the flue gases emanate. But Mauda, like every other plant, meets the environmental standards. As far as the supply of electricity is concerned, Honorable Chairperson, sir, we have reformed the power sector and we have put in so much capacity that actually now we have more capacity than the demand. And I would like to inform the House that the shortage is gone. I mean, there is no shortage at all. If any disruption happens anywhere, it would be for local reasons. Because we have sufficient electricity. Any state wants more electricity, we can give more electricity. If the local distribution system is a problem, that's the responsibility of the state government. Even to strengthen the distribution systems, under Deen Dayal Gram Yojana, IPDS and Saubhagya, we approved schemes of 2,10,000 crores for all the states. And we gave them money and we got the schemes implemented. We constructed almost 2,980 new substations, upgraded almost 4,000 substations, added 8.5 lakh circuit kilometers of HT lines and LT lines, gave funds and got installed about 7.5 lakh transformers. We separated agriculture feeders to the extent of almost 120,000 circuit kilometers. So we've reformed the distribution system, and now the availability of power is almost 100%. If there is a 0.1% shortage somewhere, it's because of local fault, so the state government will need to look into that. If any sort of local constraint still remains in any distribution system of any state, we provided for funds under the RDSS, and we have sanctioned funds also to Uttar Pradesh under the RDSS, so they can set their distribution system right. But as far as the availability of power is concerned, I mean that availability of power is 100%. More power is required, we'll give more power, and in fact, we monitor the availability of power and the supplies. Apart from 3 states in which we notice some disruptions, in every other state it's 100%. That means whatever is the demand, that demand is being met 100%. So that I have taken note of. I'll draw the attention of the state government to that
place Mauda and ask them as to why there is disruption. That any local fault they can sort of repair with the money we are giving under the RDSS. Honorable Member Kanta Kardam, supplementary. धन्यवाद सर। सर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी से कि ऊर्जा मंत्री जी जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश में नए सौर ऊर्जा इकाई लगाने पर विचार कर रही है, यदि तो क्या उत्तर प्रदेश में कितने सौर ऊर्जा लगाने अब तक लगाए गए हैं? Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जवाब उत्तर प्रदेश का सीमित है। 7 सोलर पार्क, टोटल कैपेसिटी 3730 मेगावाट, अभी तक 2066 मेगावाट की कमीशन हो चुकी है इन उत्तर प्रदेश में। Mr. Chairman, sir. The system is that for every state, we lay down under the renewable purchase obligations, which is mandatory, a certain percentage of renewable energy which they have to consume as a part of the total consumption of electricity. So for 23-24, that percentage happens to be about 24.5%. Now, if any state falls short, there is a penalty. Otherwise, they have to buy renewable energy certificates. So Uttar Pradesh is short. That means they have not procured enough as much renewable energy as they should have procured. The system is that we conduct bids, we tie up capacities, and the states have to procure from that capacity. Now, that is not happening in many states. I think Uttar Pradesh is one of them which is falling short of the RPO. Now that the penalties for not meeting the RPO have become more stringent. So my advice to all the states is that they must comply with the RPO. We have made a pledge under our NDCs before the conference of parties under UNFCCC that by 2030 we'll have 50% of our capacity coming from non-fossil fuel sources. As a country, we have, we are ahead of the target. We had pledged that by 2030 we'll have 40% coming from non-fossil fuel sources. We achieved that 9 years in advance in 2021. Today, my established capacity on a national basis is 43% of my total capacity. My total capacity is 421,000 megawatts. And my peak demand, incidentally, is just 223,000 megawatts. So my total installed capacity is almost 1.5 times double the peak demand. And the total installed capacity of non-fossil fuel sources is 43.5%. That means almost about 190,000 megawatts is already there. I have another 88,000 megawatts under installation. So that adds up to almost 270,000 megawatts. So as a country, we are well ahead of the target which we had set for ourselves. But particular states are lagging behind. So those states will need to add more renewable energy capacity. Honorable Minister, because of your outstanding performance, I faced a very tough challenge. 2 dealers from my area, they deal in generating sets, and they said, we are getting out of market. So because of your performance, availability of electricity, the heat is being felt by those who used to make cool environment when power was off and generator was on. Question number 133, Sri Dhananjay Bhimrao Mahadik. Sir, question number 133. Honorable Minister. उत्तर सभा पटल पर दिया गया। Supplementary one. धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, देश के नागरिकों की आरोग्य चिकित्सा के लिए एक मापदंड तय किया गया है। But honorable member, keep in mind, sir, the honorable minister a while ago had very comprehensively focused on this area. Yes, sir. And I have got a brief reply. No, you got a brief reply, but reply extensively rendered a while ago when he was passing through Jhajjar and went to a wellness center. I have a different question, sir. An incident. So we must believe the honorable minister for his first-hand information. So do you have still questions to ask? I compliment him, sir. Good. सर, एक मापदंड WHO की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रखा गया है
जिसे 1000 नागरिक प्रति 1000 नागरिक के समय में एक डॉक्टर की आवश्यकता है। सर क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। मैं माननीय मंत्री जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ कि ये मापदंड तय करने के लिए उन्होंने कई सारे प्रयास किए और कई सारे कदम उठाए। देश के 500 से ज़्यादा जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, इससे ये मापदंड पूरा करने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है। सर हमने देखा है पैंडेमिक में, फिर भी हमने देखा पैंडेमिक में डॉक्टरों की कमी हमें जानी गई और इसलिए देश में व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, जूम कॉल के माध्यम से चिकित्सा की गई और आरोग्य की सुविधा दी गई। मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूँ कि क्या अभी भी रूरल एरियाज़ में खासकर इस तरह की सुविधा उपलब्ध है? अगर है तो कितने लोगों को कंसल्टेंसी दी जाती है और इसको पूरा करने के लिए क्या कदम आप उठा रहे हैं? सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति देश के गरीब लोगों की तरफ से और ख़ासतौर से गांव के लोगों की तरफ से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जब विश्व और भारत पैंडेमिक दौर से गुजर रहा था, जब बेटा बाप को खाना सरका के दे रहा था, उस समय एक ऐसी पोजीशन हुई थी कि लगा लोगों को कि हम जाएंगे तो कहीं हम अफेक्टेड ना हो जाएं। इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डॉक्टर मनसुख मांडवीय जी ने ये टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन को शुरू किया। सर थैंक यू। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा है, विश्व की, विकसित राष्ट्रों को लगाते हुए भी। थैंक यू ऑनरेबल सर। इट्स अ गुड रिस्पांस। मैं जवाब क्वेश्चन नंबर 134। 14 करोड़ 17,81,384 लोग अभी तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। 5,15,530 का तो एक ही दिन का रिकॉर्ड है। शेयर द इंफॉर्मेशन विद द ऑनरेबल तीसरा साहब 2,35,062 जो है ये हमारे हेल्थ प्रोवाइडर हैं। 1,22,215 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर यह सुविधा है और 13,240 हब्स हैं और 1,153 जो है ऑनलाइन भी है। मैं महाराष्ट्र के विषय में विशेष तौर से बताना चाहूँगा, सदस्य की चिंता अपने राज्य के लिए होगी कि 57,32,954 टेली परामर्श महाराष्ट्र में अभी तक दिए जा चुके हैं। इसमें ये और अच्छी बात है कि 9,54,833 वरिष्ठ नागरिकों ने ये सुविधा ली है और 31,67,798 जो है महिलाओं ने। तो आप देखिए महिलाओं थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर को बहुत बड़ा क्वेश्चन नंबर 134 और महाराष्ट्र में 8,764 स्पोक्स हैं और ये हब एंड स्पोक्स। हब बता दूं जैसे साइकिल का धोरा है उसके तीलियां। थैंक यू ऑनरेबल तो हमारा एक हब होता है। थैंक यू क्वेश्चन नंबर 134 श्री इमरान प्रतापगढ़ी प्रेजेंट ऑनरेबल मिनिस्टर। महोदय जवाब सभापटल पर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 135 श्री हरभजन सिंह प्रेजेंट ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय जवाब सभापटल पर रखा गया। Honorable members, question hour is the heart of parliamentary democracy. It allows the person asking the question a rare opportunity to generate information, accountability of the executive. It has been most unfortunate that some of the members who asked the question, they were lucky in the ballot, start questions were listed, and they failed to avail the opportunity of asking the question. They need to reflect and introspect whether such an approach is justice to their duty. Do they regard public welfare the way they should? Having taken oath of the Constitution, if we fail to live up to the aspirations and expectations of the people, we are not in the right frame of performance of our duties. Sri Dheeraj Prasad Sahu, he asked a question, important one, was not present. Sri Raghav Chadha was not present. Sri Shakti Singh Gohil was not present. Dr. V. Shivdasan was not present. Sri Imran Pratapgadi was not present. Sri Harbhajan Singh was not present. That being the situation, it is time for us to think, converge on a point of view, show our commitment with directional approach so that we perform well. This was a day, I can tell you, honorable members,
the response of the honorable ministers was very exhaustive. And the supplementaries that were asked were very searching. And they gave a lot of input also to the honorable ministers and the government. I would therefore appeal to all of you outside the house, talk to your friends on the other side, generate an ecosystem so that we make question hour really fructifying for the man in the last row who is thinking that this august house, the upper house, the House of Elders, has a capacity to change their lives. We must spend every second of the time made available to us at huge expense of public exchequer in favor of the common man. I am sure each one of you will work in that direction, speak informally to your friends on the other side, generate this environment so that question hour becomes very searching, very incisive, gives insightful details of ground reality to the government, and the government gets an opportunity to revisit their strategy if called for. The House will meet again at 2 p.m. today.